हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के एजुकेशन जोन चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम इस चैनल पे अब तक बात कर रहे थे विभिन्न विषयों की, जिसमें से लास्ट हमने बात की थी राजस्थान की ज्योग्राफी की। तो फिलहाल आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स में और आपकी समझ को बढ़ाने के लिए, करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए, करंट अफेयर्स तो आपको वैसे हर जगह मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स में खास बात क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, करंट अफेयर्स में जो गलतियाँ होती हैं वो ये होती हैं कि करंट अफेयर्स को कभी भी पहले तो एमसीक्यू टाइप प्रश्नों में नहीं पढ़ना चाहिए। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस, आपको एक लाइन दी है और पूछा गया ABCD कौन सा आंसर सही है। तो इस तरह की गलती करने से क्या होता है कि आपको करंट अफेयर के बारे में नहीं पता, क्योंकि अब आप उसका आंसर देंगे, ABCD में सोचेंगे, दिमाग में भी सोच लेंगे, तो उस सोचने के कारण क्या होगा कि आपके दिमाग में एक मेमोरी बन जाएगी कि हाँ, ये आंसर मैंने दिया था। हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन भी करता है टीचर कि इसमें आंसर B होना चाहिए, C होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, पर आपका माइंड कहीं ना कहीं उसको क्लिक याद रखेगा कि मैंने ये आंसर दिया था, और हो सकता है कि वो आने वाले समय में आपको कन्फ्यूज़ कर दे। तो करंट अफेयर्स को हमेशा पहले डिटेल स्टडीज़ में पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट अफेयर्स से सीधा प्रश्न आना जरूरी नहीं होता। करंट अफेयर्स के पीछे की नॉलेज से प्रश्न आता है, इसका हमेशा ध्यान रखें। आपसे ने सीधा MCQ टाइप प्रश्न को हल कर लिया तो आप सोचे कि ये टॉपिक मेरा तैयार हो गया, इस करंट अफेयर्स के बारे में मैं जानता हूँ, तो ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके बैकग्राउंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो आने की प्रकृति होती है वो इसी तरह से होती है, इसको लिंक करके पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे जो करंट अफेयर शुरू करेंगे, इसमें हम मंथली करंट अफेयर शुरू करेंगे। और मंथली करंट अफेयर्स को हम 5 या 6 सेक्शन में बांटेंगे, जैसे गवर्नमेंट्स की स्कीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन। मतलब इन 5 या 6 टॉपिक में पिछले 1 महीने में क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोग्रेस हुई। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज बनेगी करंट अफेयर्स में वो बड़ी कंसाइज बनेगी। तो देखिए, यहाँ पे आज हम सबसे पहले जो मई माह है और उससे पहले का अप्रैल माह था, उसमें जो जो घटनाएं हुई राष्ट्रीय स्तर पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट ने जो घोषणाएं की, जो प्रोग्राम शुरू किए, उनके बारे में पहले हम लेक्चर बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्कीम का, यश कार्यक्रम। अब देखिए, यश कार्यक्रम, अब आपने MCQ टाइप में इसको पढ़ेंगे तो आप सीधा पढ़ लेंगे यश कार्यक्रम क्या है, पर इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी नॉलेज को देखते हैं। देखिए, यश कार्यक्रम, पहली बात फुल फॉर्म इसका ध्यान रखना है, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो ये तो हुई इसका पूरा नाम। तो पहला प्रश्न तो इस पे। अब ये शुरू क्यों किया गया है? देखिए, इसमें नाम में ही पता रखा है कि ये जो वर्ष है ये अवेयरनेस का होगा, किस पे? साइंस और हेल्थ पे। और ये घोषित किसने किया है? ये केंद्र सरकार की एक संस्था है, NCSTC, नेशनल कमीशन फॉर साइंस और टेक्नोलॉजी। यहाँ से ये शुरू किया गया है। अब इसको शुरू क्यों किया गया है? अब देखिए, अब कोविड-19 डिजीज़ का जो काल चल रहा है, इसमें देखने में आया कि जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया गया, उन्हें फोर्स नहीं किया गया, तब तक लोगों ने मास्क नहीं पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, और लोग जानते भी नहीं है बीमारी के बेसिक्स के बारे में कि कैसे सावधानी रखी जाए। तो इस तरह की जो आपदा आती है उसमें लोगों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और साइंस की छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम डिजिटल युग कहते हैं, लोगों को वो भी नहीं आता। कई लोगों को ये भी नहीं पता व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते टाइम क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इस तरह से एक अवेयरनेस लाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका नाम है यश कार्यक्रम। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न, यश कार्यक्रम क्या है? दूसरा, किसने इसे शुरू किया है? फिर इसकी फुल फॉर्म के बारे में आप ध्यान रखेंगे, और ये फिलहाल कोविड-19 डिजीज़ के कारण शुरू किया गया है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों की समझ बढ़ाना है हेल्थ में और साइंस में। ठीक है, इसके बेसिक ज्ञान देना है लोगों को, ताकि जब भी कोई इस तरह की घटना हो तो लोग अवेयर रहें। तो पहली बात, यश कार्यक्रम। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा, MPLADS पर 2 साल के लिए रोक लगा दी है। मतलब MPLADS को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। MPLADS को मेरे हिसाब से आप जानते होंगे, MPLADS मतलब जो आप सांसद चुन के भेजते हैं, उनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं, उसे MPLAD कहा जाता है। 1993 से ये स्कीम चल रही है, और
आज 27 साल हो गए, कभी भी इसे रोका नहीं गया। फिलहाल इसे कोविड-19 के चलते हुए 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब प्रश्न ये नहीं आएगा कि कितने साल के लिए रोक दिया गया है, बात है कि एमपीलेट्स को रोका है 27 साल में, तो ये एक अच्छी बड़ी बात हो जाती है। तो देखिए 1993 से चल रही है, कोरोना डिजीज़ के कारण इसे 2 साल के लिए रोक दिया गया है। अब इसमें होता क्या है कि 5 करोड़ रुपए हर साल मिलते हैं हर सांसद को, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। तो आपको पता ही है कि सांसद आप वोट देके भी चुनते हैं और मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं 12 लोगों को 6 क्षेत्रों से, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें जो प्रश्न है कि इसको सस्पेंड क्यों किया गया है 2 साल के लिए, क्योंकि कोविड-19 में सरकार जो प्रयास कर रही है फिलहाल वो ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पे हमें पैसा ज़्यादा चाहिए फिलहाल क्षेत्र के विकास के तुलना में। अब देखिए समय समय पर इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के तर्क दिए जाते हैं, तो वो तर्क भी हम देख लेते हैं क्यों दिए जाते हैं। कहते हैं कि इससे शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भंग होता है। अब शक्ति का पृथक्करण क्या होता है कि संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, विधायिका मतलब संसद, न्यायपालिका मतलब कोर्ट और कार्यपालिका मतलब गवर्नमेंट, इन तीनों के अलग अलग कार्य दिए गए हैं और तीनों को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है। परंतु तर्क ये दिया जाता है कि जो सांसद होता है, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में एनडीए पार्टी रूल कर रही है, तो इसका जो सांसद है वो संसद का भी सदस्य है और वो गवर्नमेंट में भी है, तो वही 5 करोड़ रुपए उसको संसद दे रही है और 5 करोड़ रुपए खर्च करने की जिम्मेदारी भी उसी पे है। तो दोनों के कार्य एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो कार्यपालिका और विधायिका पृथक्करण यहाँ पे भंग हो रहा है, तो ऐसा कहा जाता है, इसके बारे में तर्क दिया जाता है। दूसरा, इसके कार्यान्वयन में हमेशा कमी रहती है, इसमें जो कार्य कराया जाता है उसका रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता, तो ये भी एक कमी है। और एक फैक्ट है कि 1993 से 2015 तक 5000 करोड़ रुपए इस फंड में दिए गए जो उपयोग ही नहीं हुए, तो मतलब इसमें पैसा का यूज़ नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये नॉन लैप्सेबल होता है, पैसा इसमें लैप्स नहीं होता। और इसकी संवैधानिक मान्यता को लेकर भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कई बार, 99, 2000, 2003, 4 और 5 में, परंतु जो कंबाइंड जजमेंट आया है वो यही आया है कि ये लीगल है, संवैधानिक रूप से मान्य है। तो फिलहाल ये चीज़ है, ये आप मेंस में या उत्तर लिखने के दौरान या इंटरव्यू के दौरान इस तरह के प्रश्नों का ध्यान रखेंगे। चलिए अगली न्यूज़ की बात करते हैं हम गवर्नमेंट की। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास द सारस कलेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसका ध्यान रखना। सारस हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ है और इंग्लिश में SARAS। तो यहाँ पे आप सारस को किस तरह से समझे, देखिए पहली बात तो ये जो योजना है ये गवर्नमेंट ई मार्केट, पहली बात इसमें तो एक संस्था तो है गवर्नमेंट की ई मार्केट, दूसरी संस्था है DNRLM, DAY का मतलब है दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो इस पर है। और तीसरी जो इसमें संस्था है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो पहली बात कि इसमें 3 संस्थाएं शामिल हैं द सारस कलेक्शन में। अब सारस कलेक्शन है क्या, देखिए गाँव में क्या होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं कि कुछ वुमेन्स या कुछ व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और बैंक से लोन लेते हैं और उस गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं, खुद का छोटा छोटा हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं या डेली यूज़ का सामान बनाते हैं। तो पर ये जो सामान बनाते हैं इनको बेचने में समस्या होती है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए द सारस कलेक्शन बनाया गया है। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं उनके द्वारा बनाए गए सामानों का जो कलेक्शन है उसको अब मार्केट उपलब्ध करवाना, वो कहलाएगा द सारस कलेक्शन। और ये मार्केट जो उपलब्ध करवाया जाएगा, मतलब जो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप सामान बना रहे हैं उसको मार्केट उपलब्ध कराएगी स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट। इसीलिए यहाँ पर GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट, ये क्या है, एक पोर्टल है, ये सरकारी एक ऐसे समझ सकते हो वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके अपने सामान की रजिस्टर कर सकते हो और उस रजिस्टर सामान को बेच सकते हो। तो इस तरह से इसमें ये जो संस्था इन्वॉल्व है इसका नाम हमेशा ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। गवर्नमेंट ई मार्केट ये एक वेब पोर्टल है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए गए सामानों को ऑनलाइन बेचेगा। चलिए अगली बात करते हैं, अगली बात है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। अब देखिए ये स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स या इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट मेजर, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, कठोर मेजर्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह से हिंदी में भी लिखा जाएगा स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, तो आपको इसी तरह से इसको ध्यान रखिए। अब देखिए क्या है कि पूरे विश्व में कोविड-19 डिजीज़
फैल रही है। अब इस डिजीज़ के फैलने के कारण क्या हो रहा है कि कई सरकारें लॉकडाउन कर रही हैं, कई सरकारें लॉकडाउन नहीं कर रही हैं, और लॉकडाउन करने के स्तर में भी विभिन्नता है। कई जगह बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो रहा है, जैसे भारत में जो लॉकडाउन आपने देखा 68 दिन का, तो उसका पहला फेज़ और दूसरा फेज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट था। ऐसा लॉकडाउन विश्व में बहुत कम देशों में हुआ है। तो ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसी को बताने के लिए एक सूचकांक तैयार किया गया है, और उस सूचकांक का नाम है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। और ये तैयार किसने किया है? ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रेस्पॉन्स ट्रैकर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, फिलहाल आप ये ध्यान रखिए स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स क्यों बनाया गया है, और ये क्या बताता है? ये बताता है कि लॉकडाउन को लेकर कितनी कठोरता बरती गई है। जैसे इसके 7 मापक हैं, जिसमें स्कूल, कॉलेज, ट्रैवलिंग इत्यादि इत्यादि को रखा गया है। इसमें क्या है, 0 से लेकर इसका मान 100 तक है, और भारत को इसमें पूरे 100 नंबर मिले हैं। मतलब भारत ने सबसे कठिन लॉकडाउन किया है विश्व में, इसीलिए महामारी रुकी है। तो सिर्फ इम्पोर्टेंट बात इतनी ध्यान रखना, स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स क्यों है, क्या है, कितने सूचकांक है, और भारत इसमें टॉप पर है। अगली बात करते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट की। तो देखिए, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में, इसे हिंदी में कहेंगे वैश्विक पोषक सूचकांक। इसमें भारत का स्थान आया है 88वां, 88। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए पूरे वर्ल्ड में 2025 तक जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी के कारण होने जो वाली जो बीमारियां हैं उनको कम करने के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 2025 तक ये डिसाइड किया गया है कि भारत में या विश्व में 40% कमी लाई जाएगी बोनेपन में। जो बच्चे होते हैं उनको पोषक तत्व नहीं मिलता, वो बोने रह जाते हैं। दूसरी, 50% कमी लाएगी एनीमिया से पीड़ित महिलाओं में, और उनकी उम्र है 19 से 49 साल के बीच में। तीसरा है 30% कमी लाई जाएगी लो बर्थ वेट में, मतलब बच्चा जो जन्म लेता है वो कम वजन का जन्म लेता है। तो ये सब बातें जुड़ी हुई है पोषक तत्वों के अभाव से। तो ये राजस्थान में इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है इस तरह का कि जो विश्व पोषक सूचकांक है उसमें बोनापन, एनीमिया और लो बर्थ वेट को शामिल किया गया है। इसका ध्यान रखना है, बोनापन, एनीमिया और कम वजन के बच्चों को शामिल किया गया। और भारत इसमें 88वें स्थान पर है, मतलब 2025 तक जो टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे उसमें 88वें स्थान पर आ गया है। तो भारत काफ़ी पीछे रह गया है अपने इस टारगेट को पूरा करने के लिए। फिलहाल ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। चलिए अगली बात करते हैं हम, वन नेशन वन राशन कार्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपका, और करंट अफेयर के साथ साथ इसके पीछे जो मैंने आपको बताया था कि लिंकेज होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं कि मार्च 2021 तक वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पूरे भारत में एक देश और एक राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। अब इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यहीं पर है। देखिए, पूरे भारत में जो राशन की दुकानें हैं, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उसका इतिहास क्या है। देखिए, सबसे पहले भारत में पीडीएस सिस्टम की शुरुआत हुई। पीडीएस सिस्टम होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसको कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और ये भारत में खाद्य सुरक्षा को लागू करने के लिए, खाद्य सुरक्षा मतलब प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम भोजन मिले, न्यूनतम कैलोरी मिले। इसका जो इतिहास है पीडीएस सिस्टम का, ये वर्ल्ड वार सेकंड से शुरू होता है। वर्ल्ड वार सेकंड में दौरान जो लोगों को भुखमरी मच गई थी, उसमें खाने के लिए कमी हो गई थी, तो वहाँ से ये पीडीएस सिस्टम को शुरू किया गया था। 1960 तक भारत में ये इम्पोर्ट बेस्ड था, मतलब जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर आधारित था कि कितना अनाज हम बांटेंगे। फिर इसके बाद इसी को लागू करने के लिए विस्तृत रूप में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन और एफसीआई का गठन हुआ। फिर इसके बाद आप देखिए कि 1992 तक ये जो पीडीएस सिस्टम था ये सभी के लिए लागू कर दिया गया, मतलब इसमें कोई कैटेगरी नहीं रखी गई, सब व्यक्ति इसमें लाभ ले सकते हैं। और 1992 में ही इसमें एक विशेष संस्करण लाया गया जिसका नाम था आरपीडीएस। यहाँ पे आर का मतलब है रिवैम्प्ड। रिवैम्प्ड मतलब ऐसे दूरस्थ क्षेत्र जहाँ तक पहुँच मुश्किल हो, दुर्गम क्षेत्र, तो वहाँ के लोगों को कैसे हम खाद्य सुरक्षा दें, कैसे मिनिमम अनाज पहुँचाए, तो वहाँ के लिए लागू किया गया आरपीडीएस। तो इसको ध्यान रखना है 1992 में। फिर इसी को संशोधित किया गया 1997 में, और यहाँ पे लागू किया गया टीपीडीएस। यहाँ पे टी का मतलब है टारगेटेड पीडीएस। इसमें क्या किया गया, सभी को छोड़ के, देखिए यहाँ पे 1992 में ये सभी के लिए था, परंतु यहाँ ये सभी के लिए नहीं रहा गया। यहाँ पे जनता को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, बीपीएल और एपीएल। तो उनके लिए अलग अलग दर से खाद्यान्न वितरण को लागू किया गया। अब इसमें आगे देखिए,
और 1997 के बाद इस पीडीएस वितरण में कमी देखी गई कि यह अभी भी पुअरेस्ट जो गरीब से गरीब परिवार हैं उनको खाद्यान्न वितरण पहुंचाने में इतना सक्षम नहीं है। इसीलिए 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लाई गई। अभी छोटे छोटे प्रश्न देखिए यहीं से जुड़े हुए हैं, एक एक जो पॉइंट है यहीं से जुड़ा हुआ है, वन नेशन वन राशन कार्ड से। और इस अंत्योदय अन्न योजना का क्या उद्देश्य था कि 1 करोड़ पुअरेस्ट फैमिली को, मतलब सबसे गरीब जो परिवार है उनको खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। और इसमें भी संशोधन करके 2013 में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS और PDS जो हम पढ़ रहे हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इन तीनों को इसी में सम्मिलित कर दिया गया। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की क्या खास बात थी जो PDS में नहीं थी, कि यहाँ पर जो भोजन का अधिकार था उसको जस्टिसेबल राइट कर दिया गया। मतलब ये एक न्याय की बात है, ये आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हो कि आपको भोजन नहीं मिल रहा, इसको जस्टिसेबल राइट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्रांतिकारी परिवर्तन था प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए। तो ये तो हुआ इसका बैकग्राउंड। अब देखिए PDS प्रणाली काम कैसे करती है। सबसे पहले किसान खेत में अन्न उपजाता है और MSP मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य आप सुनते होंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार डिसाइड करती है और इस आधार पर जो केंद्र की संस्था है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो किसानों से अनाज को खरीदती है। इसके बाद ये जो FCI ने अनाज खरीदा है, इससे अनाज खरीदते हैं विभिन्न राज्य, और ये जो कीमत होती है जो राज्य खरीदते हैं वो होती है CIP, सेंटर इशूड प्राइस। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये सेंटर इशूड प्राइस और MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब स्टेट्स के बाद ये जाता है राशन की दुकानों पर, फेयर प्राइस शॉप पर, और यहाँ से जाता है लाभार्थी पे, फिर लाभार्थी इसको वापस खरीदता है सेंटर इशूड प्राइस यहाँ पे, पर गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर सकती है। तो देखिए ये PDS सिस्टम काम कैसे करता है। किसान से FCI से स्टेट राज्यों से राशन की दुकानें, और वहाँ पे जाके हम अनाज को खरीदते हैं। अब यहाँ पे जब हम अनाज खरीदते हैं, जो लाभार्थी होता है वो राशन की दुकान से जब अनाज खरीदता है तब उसे राशन कार्ड चाहिए, और उस राशन कार्ड की एक खास बात होती है कि आप अपने क्षेत्र के राशन डीलर से ही सामान खरीद सकते हैं। अभी तक तो यही था। अब इसमें सुधार करने के लिए क्या किया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना आएगी, जिससे आप कहीं भी पूरे देश में उस राशन कार्ड से अनाज को खरीद सकेंगे। और आपका जो इसमें डेटा अंकित रहेगा कि आपने कैसे खरीदा है, तो वो रहेगा पोस्ट मशीनों से। आपने इसका नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे। पोस्ट मशीन होता है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ पे आप अपना अंगूठा लगाएंगे और अनाज ले सकेंगे। और ये जो डाटा होता है पूरे भारत का, इसे जो हैंडल करेगा, एक वेबसाइट हैंडल करेगी, एक वेब पोर्टल हैंडल करेगा, उसका नाम है अन्न वितरण पोर्टल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। वन राशन कार्ड से लेकर अन्न वितरण पोर्टल, पोस्ट मशीनें और बायोमेट्रिक आप लगा के कहीं से भी सामान को ले सकते हैं। इसमें एक छोटा सा फैक्ट और यहाँ पे देखिए कि जो NFSA है, नेशनल फूड सिक्योरिटी, वो 2013 में लागू हुआ और इसमें 81 करोड़ व्यक्ति को ये लाभ देने की बात की गई, जिसमें 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल, 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूँ और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, क्योंकि अगर वन नेशन वन राशन कार्ड जब तक लागू नहीं होता तब तक इसका बैकग्राउंड ही क्वेश्चन पूछे जाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल हम एक गवर्नमेंट स्कीम की बात कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम शेष गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।